आज हम दोष प्रकोप की कल्पना ग्रंथ के आधार से किस प्रकार समझ सकते हैं वो देखने वाले हैं। दोष प्रकोप की संकल्पना जितनी स्पष्ट होनी चाहिए उतनी स्पष्ट अष्टांग हृदय के सूत्र से नहीं होती है। इसलिए प्रकोप के संकल्पना में संभ्रम काफी देर से प्रायः सभी के मन में है। हम जब पढ़ रहे थे तो हमें भी कुछ प्रकोप की कल्पना उतनी साफ स्पष्ट सी नहीं थी, लेकिन जैसे चरक का अध्ययन प्रारंभ हुआ तब ये कल्पना स्पष्ट होने लगी। उसमें भी चरक संहिताकार सिद्धि स्थान के अंतिम अध्याय में श्लोक क्रमांक 45, 46 और 47 में तंत्रयुक्त के बारे में कुछ कहते हैं। वे कहते हैं कि शास्त्र का पूरा अध्ययन करने के बाद भी जो व्यक्ति तंत्रयुक्ति का उपयोग नहीं करता तब तक शास्त्र का सम्यक ज्ञान उसको नहीं हो सकता है। इसलिए तंत्रयुक्ति को ज्ञान ये आवश्यक है। चरक कहते हैं अधीयानोपि शास्त्राणि, यानी शास्त्रों का अध्ययन तो किया है किंतु तंत्रयुक्ति के बिना किया है, तंत्रयुक्त्या बिना। और जिसने ऐसा अध्ययन किया है वो शास्त्रार्थान न अधिगच्छति, उसको शास्त्र का विषय सम्यक ज्ञात नहीं होता। इसलिए तंत्रयुक्ति का उपयोग करते करते चरक अच्छी तरह समझ सकते हैं। आज हम सूत्र स्थान का अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 59 से प्रारंभ करेंगे। ये अध्याय है दीर्घंजीविति अध्याय चरक का, सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय है। और इसमें प्राथमिक विषय समाप्त होने के बाद दोषों का वर्णन प्रारंभ करते हैं। मानस दोष, शरीर दोष और उनकी शांति कैसी होती है वगैरह वगैरह विषय चल रहा है। उसमें श्लोक क्रमांक 59 में वे कहते हैं कि वायु के गुण क्या है। वायु रुक्ष है, शीत है, लघु है, सूक्ष्म है, चल है, विशद है, खर है। ये वायु के गुण है। और उसके बाद की पंक्ति में कहते हैं कि विपरीत गुणे ही मारुतः प्रशाम्यते, वायु विपरीत गुणों से शांत होता है। यानी वायु का रुक्ष गुण बड़ा है तो स्निग्ध से वो शांत होगा, शीत गुण बड़ा है तो उष्ण से शांत होगा, लघु बड़ा है तो गुरु चिकित्सा से शांत होगा। इस प्रकार विपरीत गुणे ही द्रव्य ही मारुतः प्रशाम्यते। यहां पर एक बात स्पष्ट हो गई है कि वायु को शांत करने के लिए वायु के विपरीत गुणों की चिकित्सा करनी पड़ती है। ये वर्णन है। अब यहां पर एक तंत्रयुक्ति लगाना है, उसका नाम है विपर्य तंत्रयुक्ति।
वो विपरीत अंतर्युक्ति कैसे लगानी है? विपरीत गुण ही द्रव्य ही मारुतः प्रशाम्यति। इस वाक्य का विपर्य करना है। विपरीत गुण के स्थान पर विपर्य करके समान गुण से, समान गुण के अभ्यास से वायु का प्रकोप होता है। ये तंत्र युक्ति से मिला हुआ वाक्य है। वायु के गुण वृक्ष, वरुष, विषद, खर इत्यादि है। और जब हम वायु के समान गुणों के द्रव्यों का सेवन करते हैं तो वायु का प्रकोप, वायु कुपित होता है और उसको हम विपरीत चिकित्सा से शांत करते हैं। इसलिए विपरीत गुण ही मारुतः प्रशाम्यति, इसका विपर्य हमने किया समान गुणाभ्यासेन मारुतः प्रकुप्यति। समान गुणों के अभ्यास से वायु कुपित होता है। और इस बात की पुष्टि सूत्र स्थान के 12वें अध्याय में ग्रंथकार फिर कहते हैं। 12वें अध्याय में देखिए श्लोक क्रमांक 5। उसमें चरक कहते हैं एवं गुणैः द्रव्यैः प्रभावैश्च कर्मभिश्च अभ्यस्यमानैः वायुः प्रकोपम आपद्यते। समान गुणाभ्यासो ही धातूनां वृद्धि कारणम। वायु के समान गुणों के द्रव्य एवं गुणैः एवं द्रव्यैः एवं प्रभावैश्च एवं कर्मभिश्च वायु प्रकोपम आपद्यते। यानी हमने जो विपर्य किया, विपरीत गुण ही मारुतः प्रशाम्यति का विपर्य हमने किया कि समान गुणाभ्यास से वायु का प्रकोप होता है। ये वास्तव है, ये सत्य है। समान गुण और विपरीत, उसके विपरीत गुण से शांत होता है। प्रकोपण विपर्य से शांत होता है। इसलिए तंत्रयुक्ति के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि समान गुणाभ्यास से वायु कुपित होता है। समान गुणाभ्यास के द्रव्य, समान गुण के द्रव्य, समान गुण के कर्म और ऐसा प्रभाव जिनका है, ऐसे कर्म, इनके अभ्यास से वायु कुपित होता है। ये हमने निर्णय किया। इसको कहते हैं शास्त्र के संदर्भ के आधार पर, तंत्रयुक्ति के आधार पर किया हुआ ऊहन। यानी यहां पर अब यही पद्धति दूसरे श्लोक में लगाएंगे हम। दूसरे श्लोक में लिखते हैं श्लेष्मा के गुण, पित्त के गुण लिखते हैं। ईषत स्निग्ध है, तीक्ष्ण है, द्रव है, अम्ल है, सर है और कटु है। ये विपरीत गुण से शांत होता है। इसको विपरीत अंतर्युक्त लगाना और समान गुण से ये कुपित होता है। तीक्ष्ण गुण का अतिरिक्त सेवन किया, द्रव गुण का अतिरिक्त सेवन किया, अम्ल रस का अतिरिक्त सेवन किया, कटुरस का अतिरिक्त सेवन किया तो पित्त कुपित होता है। ये तंत्रयुक्ति के आधार पर हमने किया हुआ। समान गुणाभ्यास हो धातूनां वृद्धि कारणम। यानी समान गुणाभ्यास करने से दोषों के गुणों की वृद्धि होती है, इसी का नाम प्रकोप है। ये प्रकोप की व्याख्या पहले अध्याय में दी है। आपको ये तंत्रयुक्ति के आधार पर स्पष्ट करनी पड़ती है। यही अवस्था तीसरे श्लोक में है। श्लेष्मा के गुण लिखते हैं गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर इत्यादि। और विपरीत गुणों के अभ्यास से ये शांत होता है।
इसका अभिप्राय यह हुआ कि समान गुणाभ्यास से श्लेष्मा कुपित होता है। अब समान गुणों का अभ्यास क्या करता है? सामान्य वृद्धि कारणम। इस आधार पर समान गुणाभ्यास से गुणों की वृद्धि होना, इसी का नाम प्रकोप है। ये बात पहले अध्याय में स्पष्ट हो जाती है। यानी प्रकोप की कल्पना ग्रंथकार की स्पष्ट है। समान गुण, जो दोषों के गुण हैं, उन गुणों के समान द्रव्यों के, कर्म के अथवा प्रभाव के द्रव्यों के सतत अभ्यास से उनके गुणों की वृद्धि यानी प्रकोप, ये बात पहले अध्याय में स्पष्ट हो गई है। और दूसरी बात एक और स्पष्ट होती है कि वो ये है कि चिकित्सा सिद्धांत में हमने द्रव्यों से भी अधिक प्राधान्य गुणों को दिया है। द्रव्य तो बढ़ते ही हैं, क्योंकि द्रव्य तो आधार है, गुणों के आधार है। जब गुण बढ़ते हैं, इसका अभिप्राय द्रव्य बढ़े ही है, लेकिन हमारा प्रत्येक दोष के प्रति देखने का विषय गुणों का है। हम गुण देखते हैं, क्योंकि गुण ही कार्य करते हैं। द्रव्य गुणों के आधार से ही कार्य करता है। जो भी कार्य करना है शरीर में, प्राकृत या विकृत, गुण ही करेंगे। इसलिए हम गुणों का विषय ज्यादा करते हैं। इसलिए हमें प्रकोप का विचार करते समय ज्यादा विचार गुणों का करना है। चिकित्सा करते समय ज्यादा विचार, अधिक से अधिक विचार हमें गुणों का करना है। किन गुणों के द्रव्यों से सेवन से किन गुणों की वृद्धि हुई है और उसके विपरीत द्रव्यों के गुण से उसको हम शमन करेंगे, यह सिद्धांत है। इस प्रकार पहले अध्याय के 3 श्लोकों का विपर्य करने से दोष प्रकोप की संकल्पना ग्रंथकार स्पष्ट करते हैं। आपको तंत्रयुक्ति बिना लगाए यह ज्ञान नहीं हो सकता। तंत्रयुक्ति लगाना है। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि अष्टम हृदयकार ने भी दोषों के प्रकोप का वर्णन जब किया है, वो यही कहते हैं, उष्णेन युक्ता वृक्षाद्या कुर्वन्ते चयम वायोः चयम, शीतेन युक्ताद्या प्रकोप, यानी वायु के संचय उष्ण युक्त वृक्षादि गुणों से वायु का चय होता है और शीतेन युक्त वृक्षादि गुणों से प्रकोप होता है। ऐसे ही पित्त का बताया। तो यहां तीक्ष्णेन युक्ता उष्णाद्या, से पित्त का चय होता है और शीतेन युक्ता मंदाद्या शमन करता है। इसी प्रकार श्लेष्मा का भी वर्णन किया है उन्होंने 12वें अध्याय में कि शीतेन युक्ता स्निग्धाद्या एक कफ का प्रकोप करते हैं, चय करते हैं और उसके विपरीत द्रव्यों से शांत होता है। यहां पर समान गुणाभ्यास से चय और प्रकोप अपेक्षित है। चय और प्रकोप ये दोनों वृद्धि ही है। अष्टांग संग्रहकार अपने सूत्र स्थान के अध्याय में कहते हैं, अध्याय 20 और श्लोक 12 उसमें कहते हैं वृद्धिर द्विविधा चय कोपभेदेन। वृद्धि 2 प्रकार की है, चय और प्रकोप, ये दोनों वृद्धि है। वृद्ध और वृद्धतर, वृद्धावस्था चय है, वृद्धतर वृद्धतमावस्था ये प्रकोप है। ये दोनों वृद्धि है। तात्पर्य यह है कि दोषों के गुणों की वृद्धि यही प्रकोप है।
प्राथमिक वृद्धि यानी वृद्धावस्था ये चय है, जिनमें विपरीत गुण इच्छा होती है, और जब तरतमावस्था में आती है तो जिन गुणों से वृद्ध हुआ है उनका विद्वेष होता है। प्रद्वेषो वृद्धि हेतु शुभ होता है, ये प्राथमिक अवस्था है। और प्रकोप में फिर होता है रोग संभव। इस प्रकार संचय और प्रकोप ये दोनों वृद्धि है। ये बात सूत्र स्थान में प्रकट हो जाती है। चरक में चय प्रकोप इनका पृथक वर्णन नहीं किया, क्योंकि समान गुणाभ्यास से उनकी वृद्धि अपेक्षित है, और वृद्धि चय और प्रकोप ये दो प्रकार की होती है, दोनों वृद्धि है, इसलिए एक ही पद्धति से उन्होंने एक ही बार वर्णन किया है। इस प्रकार पहले अध्याय में आपको चय और प्रकोप का वर्णन प्राथमिक पहले अध्याय में स्पष्ट हो जाता है कि गुण वृद्धि यानी प्रकोप, समान गुणाभ्यास से होने वाली गुण वृद्धि यानी प्रकोप। यहां पर तंत्रयुक्ति लगाई हमने, विपरीत तंत्रयुक्ति लगाई है। अब फिर इसी अध्याय में श्लोक नंबर 62, यहां पर भी आपको तंत्रयुक्ति लगानी पड़ती है। वो आज का विषय नहीं है, फिर भी उसका उल्लेख कर देता हूं। इस श्लोक में वे कहते हैं, विपरीत गुण ही देश मात्रा कालोपपादित ही भेषजई विनिवर्तन्ते विकारा साध्य सम्मता। यहां पर विपरीत गुण ही इस शब्द का अभिप्राय समझने के लिए आपको इन सभी श्लोकों का अधिकरण का यहां तक क्या है वो ध्यान में रखना है। 59, 60 और 61 और 62, 62 इनका अधिकरण क्या है। ये श्लोक क्रम से आते हैं, बीच में टीका नहीं है, टीका बाद में आई है। तो क्रमशः ये पढ़ते हैं तो आपको ध्यान में आता है कि पहले श्लोक में वायु कैसे शांत होता है, विपरीत गुण से शांत होता है। दूसरे श्लोक में विपरीत गुण से पित्त शांत होता है। तीसरे श्लोक में विपरीत गुण से श्लेष्मा शांत होता है। और चौथे श्लोक में इस प्रकार विपरीत गुणों के द्रव्यों का सेवन करने से और वो करते समय देश काल आदि का विचार करते हुए युक्ति युक्त यदि उनका प्रयोग करते हैं तो अगला शब्द महत्व का है, विकार शांत होते हैं, दोष तो होते ही है। साध्य संबंध जो विकार है वो विकार शांत हो जाते हैं। यानी विकार शांति के लिए आपको दोष शांति करना अभिप्रेत है। दोष व्याधि को शांत करने के लिए आपको दोषों को शांत करना है, और दोषों को शांत करने के बाद विकार स्वयं शांत हो जाते हैं। ये सिद्धांत यही पर आया है। यहां पर अधिकरण तंत्रयुक्ति लगाना है। विपरीत गुण शब्द से दोषों के विपरीत चिकित्सा से दोष शांत होकर व्याधि अपने आप शांत होती है। ये सिद्धांत अधिकरण तंत्रयुक्ति से यहां पर आपको प्रकट होता है। इस प्रकार तंत्रयुक्ति का उपयोग करके ग्रंथ को विस्तार प्रकाशित कर सकते हैं। यहां प्रकोप की कल्पना एक तरह से स्पष्ट हो गई है। अब इसमें भी थोड़ा सा विषय कठिन होगा, फिर भी उसका उल्लेख यहां मैं कर देता हूं। वास्तव में शुरू में इसका उपयोग, इसका विचार करना थोड़ा सा आकलन में कठिन जाएगा, प्रयास करता हूं। अब यहां पर आपने समान गुणाभ्यास से दोषों का प्रकोप होता है, यह नया वाक्य तैयार किया है तंत्रयुक्ति के आधार पर। इसी प्रकार इसी वाक्य को समान गुणाभ्यास से दोषों की वृद्धि होती है,
इस वाक्य को और एक तंत्रयुक्ति यदि आप लगाते हैं तो एक दूसरा प्रकोप का अर्थ निकलता है, वो है अनागत वेक्षणीय तंत्रयुक्ति। अनागत वेक्षणीय तंत्रयुक्ति का अर्थ है कि जो श्लोक यहां पर आया नहीं है, जो सिद्धांत यहां पर आया नहीं है, उसको आगे जो आया है उसको देखकर यहां पर लगाना है। जैसे देखिए, शारीर स्थान में अध्याय 6 श्लोक नंबर 5, इस श्लोक में एक बात बताई है कि जब हम किसी द्रव्य का सेवन करते हैं तो वो द्रव्य अधिक मात्रा में बलवान द्रव्य दीर्घकाल तक जब हम सेवन करते हैं तो समान गुणों से, जिन गुणों से वो समान है दोषों के, उनके गुण तो बढ़ाता ही है, लेकिन वही द्रव्य जिन द्रव्यों के विपरीत है उनका क्षय उसी समय करता है। ये दोनों कार्य एक साथ चलते हैं। देखिए श्लोक, यौगपद्येन विरोधीनां धातूनां वृद्धिरासौ भवतः यदि यस्य धातोः वृद्धिकरं तत्पतो विपरीत गुणस्य प्रत्यवायकरम संपद्यते। और ये कार्य यौगपद्येन होता है, यानी उसी समय एक साथ होता है। यानी जब एक दोष प्रकोपित होता है वृद्धि से, उसी समय उस दोष प्रकोप करने वाले द्रव्य जिस दोष के विपरीत गुण के, उनका ह्रास भी उसी समय होता है। और ये भी प्रकोप है, ये स्वास्थ्य नहीं है, ये समावस्था नहीं है, इसलिए उसको भी ग्रंथकार प्रकोप कहते हैं। इस प्रकार समान गुणाभ्यासो ही धातूनां वृद्धि कारणम, समान गुणों के अभ्यास से वायु का, पित्त का, श्लेष्मा की वृद्धि होती है। ये जब हम ये एक वाक्य कहते हैं तो उसी समय यौगपद्येन उसके विपरीत द्रव्य, जो ये द्रव्य जिन गुणों के विपरीत है उन गुणों का ह्रास करते हैं, यानी उन दोषों का, उन गुणों का ह्रास करते हैं। यानी जब हम स्निग्धादि गुण का सेवन करके वायु को शांत करते हैं तब वो तो शांत होता है, लेकिन वही स्निग्धादि गुण अंत में उस साथ में श्लेष्मा का भी प्रकोप कर सकते हैं। यौगपद्येन होता है। चिकित्सा में हम थोड़ा सामने रखते हैं, श्लेष्मा का प्रकोप होने के पूर्व ही हम रोक देते हैं चिकित्सा। लेकिन जब हम द्रव्यों का सेवन करते हैं विधि विरहित अतिरिक्त मात्रा में, तब नियंत्रण किसी का नहीं होता है, तो उस समय दूसरे दोष का क्षय स्वयं होने लगता है। ये यौगपद्येन होता है, इसलिए उसको भी प्रकोप कहते हैं। तो समान गुणाभ्यास से समान धातु के गुणों की वृद्धि से दोष प्रकोप होता है, उसी प्रकार विपरीत गुणों के सेवन से दोषों का क्षय, ये दोनों प्रकोप है। इस प्रकार प्रकोप की संकल्पना यहां पर ग्रंथकार की स्पष्ट होती है। अब इस बात को चक्रपाणी अधिक स्पष्ट करते हैं। देखिए शारीर स्थान अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 17। इस श्लोक में उसकी टीका, एक शब्द आता है जहां पर ऊपर से 5वीं लाइन है, प्रकुपिताश्च वातपित्त श्लेष्माणः। अब यही जो तथ्य है,
प्रकोपिताश्च वातवित्त श्लेष्माणः, इसकी टीका बिल्कुल ऊपर से लेकर लगभग मध्य में 10वीं लाइन है। कुपिता इति शब्देन कुपिता श्चेति पदेन वातादयः सामान्येन क्षीणा वृद्धा वा गृह्यन्ते। प्रकोप शब्द से वायु के, पित्त के, श्लेष्मा के वृद्ध होना और क्षय होना प्रायः अपेक्षित है। चक्रपाणी की टीका है। और अंत में एक शब्द और है, विकृति मात्रम प्रकोपः, वो भी महत्व का है, उसको हम उस पर भाष्य बाद में करेंगे। लेकिन प्रकोप की संकल्पना ग्रंथकार की समान गुणाभ्यास से गुणों की वृद्धि और दूसरे उसी समय होने वाले क्षय को भी प्रकोप कहते हैं। इसलिए वाग्भट में सूत्रस्थान के पहले अध्याय में संसर्ग सन्निपात का विचार रखा है। संसर्ग सन्निपातस्य तद द्वित्रिक्षयकोपतः, दोषों का संसर्ग दोषों के क्षय और वृद्धि से भी माना जाता है। और सन्निपात भी उसी प्रकार माना जाता है। कुछ क्षीण है, कुछ वृद्ध है, उसको भी सन्निपात कहते हैं। संसर्ग ये प्रायः ये पारिभाषिक संज्ञा है। ये स्वतंत्र कुपित दोषों का होता है। संसर्ग सन्निपात अपने हेतु से कुपित और अपने हेतु से क्षीण दोषों के, दो दोषों को, ये दोष दो है तो संसर्ग कहते हैं और तीन है को तो सन्निपात कहते हैं। इस प्रकार चरक के पहले अध्याय के अध्ययन से दोष प्रकोप की व्याख्या स्पष्ट हो जाती है और यही व्याख्या 12वें अध्याय में सूत्रस्थान के जो हमने अभी देखा था उसमें भी यही व्याख्या देते हैं कि समान गुणाभ्यासो ही धातूनाम वृद्धि कारणम। और नीचे लिखते हैं समान गुणाभ्यासो ही धातूनाम वृद्धि कारणम और समान ही वायु एवं गुण ही एवं द्रव्य ही एवं प्रभावेश्च कर्मदिश्च अभ्यस्यमान ही वायु प्रकोपम अपद्यते। समान गुणाभ्यास से वायु का प्रकोप होता है, समान गुणाभ्यास से धातुओं की वृद्धि होती है और इसी का नाम प्रकोप है। दोषों के गुणों की वृद्धि, इसी का नाम प्रकोप है। समान गुणाभ्यास से होने वाला यह प्रकोप है। अब यहां पर और एक तंत्र लगाना है इस श्लोक में। ये जो 5वां श्लोक हमने पढ़ा ये वायु के लिए कहा है, इसको तीनों दोषों को लगाना है, पित्त को भी लगाना है, श्लेष्मा को भी लगाना है। एवं गुण यानी जो दोष के गुण है श्लेष्मा के, पित्त के, उनके लिए भी एवं गुण ही एवं द्रव्य ही एवं कर्मश्च एवं प्रभावश्च समान गुण ही पित्तम प्रकोप अपद्यते। उसी प्रकार एवं द्रव्य ही समान गुणाभ्यास से श्लेष्मा कुपित होता है। समान गुणाभ्यासो ही धातुनाम वृद्धि कारणम। समान गुणाभ्यास से गुणों की वृद्धि होती है और इसी का नाम प्रकोप है। इसको भी तंत्रयुक्ति, इस तंत्रयुक्ति का नाम है अतिदेश तंत्रयुक्ति। इस प्रकार तंत्रयुक्ति लगाकर आप प्रकोप की कल्पना स्पष्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा प्रश्न रहता है मन में, जिन्होंने वाग्भट की प्रकोप की व्याख्या पाठ की है, याद की है। कोपस्तु उन्मार्गगामिता, यहां पर उन्मार्गगामिता शब्द का अर्थ हमने प्रचलित भाषा में लगाया है, अपना स्थान छोड़कर बाहर जाना।
यहां पर उन्मार्ग विज्ञान का अभिप्राय अवस्थांतरण है। दोषों की प्राकृतावस्था से क्षय होना और रुद्ध होना, इसको अवस्थांतरण कहते हैं, और इसी का नाम ये दोषों की गति है। इसको भी दोषों की गति कहा गया है। देखिए, चरक सूत्रस्थान सूत्रस्थान 17 श्लोक क्रमांक 112, क्षयम स्थानश्च वृद्धिश्च दोषाणाम त्रिविधा गति। अब यहां पर स्थान शब्द महत्व का है। स्थान शब्द से अभिप्राय है प्राकृतावस्था। प्राकृतावस्था से क्षीण होना या वृद्ध होना, इसका नाम है अवस्थांतरण, और इसको भी गति माना गया है। क्षयम स्थानश्च वृद्धिश्च दोषाणाम त्रिविधा गति। तो उन्मार्ग गमन का ग्रंथकार का अभिप्राय दोषों का प्राकृतावस्था से क्षीण होना या वृद्ध होना, इसी का नाम उन्मार्ग गमन है। यही प्रकोप है। उन्मार्ग गमन में विकृति मात्र प्रकोप, यह और एक शब्द आता है, जिसका वर्णन चरक ने 115 में किया है। गतिश्च द्विधा प्राकृति विकृति च। उसी अध्याय में अगला श्लोक 115। प्राकृत और विकृत, विकृत दोषों की गति ये विकृति है, दोष विकृत होना यह भी गति है। प्राकृत अवस्था से विकृत अवस्था में वृद्धि और क्षय के अलावा अन्य भी अविकृत अवस्था हो सकती है। उनके व्यक्त करने के लिए विकृति मात्रम प्रकोप ऐसा चक्रपाणी ने उपयोग किया है, शब्द का प्रयोग किया है। यहां पर यह भी गति है, विकृति यह भी गति है, अवस्थांतरण है। इसलिए उन्मार्ग गमन से क्षय, वृद्धि और अन्य किसी पद्धति से विकृति होना, इन तीनों को प्रकोप कहते हैं। विस्तृत व्याख्या है, ये मूल कल्पना है। अब इसी संदर्भ में शायद ये जो वाग्भट का वाक्य है, उपस्थ उन्मार्गामिता, इस वाक्य पर नागार्जुन के समय से शायद कुछ चर्चा चल रही है, पता नहीं क्यों। नागार्जुन ने भी इस बात को स्पष्ट किया है, और उस किताब का नाम है रसवैशेषिक सूत्र। भदंत नागार्जुन का लिखा हुआ है। इसमें भदंत नागार्जुन कहते हैं, स्वस्थानम त्यक्त्वा मार्गांतर गमनम, ये प्रकोप की व्याख्या उचित नहीं है, तत्व न सम्यक। और इसके लिए उन्होंने चर्चा की है अपनी टीका में, संस्कृत टीका में। यदि दोष व्याधि करते हैं तो बिना प्रकोप के तो होता नहीं। व्याधि होना है तो दोषों का प्रकोप आवश्यक है, और दोषों का प्रकोप यदि अपने स्थान में नहीं होना है, बाहर जाने के बाद ही होना है, तो कफ की व्याधि कफ स्थान में नहीं होगी, पित्त की व्याधि पित्त स्थान में नहीं होगी, वात व्याधि वात स्थान में नहीं होगी। प्रकोप की व्याख्या मार्गांतर गमनम ऐसा किया, अपने स्थान से बाहर जाना, अन्य किसी स्थान में, उसका नाम प्रकोप। ऐसी व्याख्या करोगे तो अपने अपने स्थान में, श्लेष्मा के स्थान में श्लेष्मा की व्याधि, पित्त के स्थान में पित्त की व्याधि, कफ के स्थान में कफ की व्याधि, वायु स्थान में वायु की व्याधि, ये होना असंभव है। इसलिए ये व्याख्या समुचित नहीं है। और उन्होंने एक व्याख्या और की है, वो यह है, स्वस्थ वृत्ति प्रसंगात प्रच्युतः प्रकोपः। स्वस्थ वृत्ति रखने के अपने कर्म से जो दोष चलित होता है, उसी का नाम प्रकोप है। ये व्याख्या भदंत नागार्जुन ने की है। इसलिए वाग्भट का ये सूत्र जो है, कोपस्तु उन्मार्गामिता का अभिप्राय है कि प्राकृत अवस्था से दोषों का
विकृति में जाना, उसी का नाम प्रकोप है। फिर वो क्षय रूप हो, वो वृद्धि रूप हो, दोनों हो सकते हैं, अथवा अन्य कोई विकृति हो सकती है। इस प्रकार ग्रंथ के आधार पे ग्रंथकर्ता का अभिप्राय क्या है। चरक भी सूत्रस्थान के 26वें अध्याय में, द्रव्य गुणों के अध्याय में लिखते हैं कि शब्दों पर मत जाइए, ग्रंथकर्ता का अभिप्राय क्या है वो देखिए। जब वो मधुर रस के गुण बताते हैं, अम्ल रस के गुण बताते हैं, तब उसके पूर्व पीठिका में लिखते हैं, प्रस्तावना में लिखते हैं कि गुणों के गुण ये असंभव है। हम गुणों के गुण कैसे कहेंगे, मधुर स्वयं गुण है, तो उसके फिर स्निग्धादि गुण कैसे हो सकते हैं। हमारा अभिप्राय यह है कि यहां पर मधुर के जो द्रव्य है, यानी पृथ्वी और आप, इनके गुण आपको बता रहे हैं कि जो द्रव्य पृथ्वी और आप से बनता है, उनके गुण पृथ्वी और आप के दोनों मिलकर स्निग्धादि होते हैं। ये हमारा अभिप्राय है। अब हम ये कहते हैं कि मधुर रस के गुण ये है, तो यहां मधुर रस का कहने का अभिप्राय मधुर के द्रव्यों का गुण, इस प्रकार। यानी वहां पर भी कहते हैं ग्रंथकर्तृ नाम अभिप्राय। तो वाग्भट का अभिप्राय उन्मार्ग गमन का क्या था। वाग्भट भी अपने सूत्रस्थान के 12वें अध्याय में दोषों के प्रकोप का वर्णन यही करता है। उष्णेन युक्ता वृक्षाद्या कुर्वन्ते मारुतश्चयम्, उष्णेन युक्ता तीक्ष्णाद्या कुर्वन्ते पित्त संचयम्, स्निग्धेन युक्ता शीतेन युक्ता स्निग्धाद्या कुर्वन्ते श्लेष्मणश्चयम्। और एक एक गुण और बढ़ाकर फिर उनका प्रकोप इन गुणों की वृद्धि से होता है, ये कहते हैं। तो ये गुणों की वृद्धि यानी ये प्रकोप, ये वाग्भट को भी मान्य है। अभिप्राय उनका वो था। उसी प्रकार चय प्रकोप प्रशभाः, इसका वर्णन ऋतु के अनुसार बताते हैं, तो वहां पर भी विचार गुणों का करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में वृक्षादि गुणों का प्राबल्य है, इसलिए वायु बढ़ता है, वायु के वृक्षादि गुण बढ़ते हैं। वर्षा में उसका शीत गुण और बढ़ता है, तो उसमें फिर वायु प्रबल रूप से कुपित होता है, सभी गुणों से कुपित होता है। यही वर्णन शरद में करते हैं। जो वर्षा ऋतु में पित्त अपने अपने गुणों से बढ़ा है, वो उष्ण गुणों से शरद में वृद्ध होता है, प्रकोप होता है। इस प्रकार वाग्भट को भी दोषों का प्रकोप, गुणों की वृद्धि अपेक्षित है। इसलिए एक अर्थ जब लगाते हैं तो अन्य स्थानों के सभी सूत्रों को इकट्ठा करके हमारा लगाया हुआ अर्थ उचित है या नहीं, ये हम देख सकते हैं, और इसी का नाम ऊहन है। इस प्रकार हम ऊहन करते करते सभी अध्यायों का, सभी ग्रंथों का, सभी सूत्रों का विचार करते हुए यह निर्णय पर आ सकते हैं कि दोषों का प्रकोप यानी अपने स्थान से विचलित होना ये नहीं है। यहां स्थान शब्द का अर्थ है अपने प्राकृतावस्था से विचलित होना। दोष अपने प्राकृतावस्था से जब विचलित होते हैं, क्षीण होते या वृद्ध होते या और कोई दृष्टि होती है अन्य प्रकार की, उसका नाम प्रकोप है। ये विषय ग्रंथ के आधार से हम स्पष्ट कर सकते हैं। यहां प्रकोप की संकल्पना ग्रंथ के आधार से अधिक स्पष्ट हो जाती है। अब चरक के विमान स्थान में भी यही विषय दोबारा आता है। विमान स्थान के पहले अध्याय में श्लोक क्रमांक 7, इस पे भी द्रव्यों के रस और दोष ये जब इकट्ठे होते आते हैं, यानी इनका जब संयोग होता है, रस जब शरीर में जाता है, तो वो क्या करते हैं, समान गुणाः समान गुण भूयिष्ठा वा भवन्ति तान अभिवर्धयन्ति। जो रस
दोषों के समान गुण के हैं, वे उनको गुणों को बढ़ाते हैं और उनके विपरीत गुणों को से विपरीत गुणिष्ठा भावा शमयन्ति अभ्यस्यमाना। विपरीत गुणों का आप अभ्यास करते हो तो उनको शमन करते हैं। यहां पर भी वही अभिप्राय है कि समान गुणाभ्यास से, समान गुणों के रसों से दोषों का प्रकोप होता है और विपरीत गुणों से दोषों का शमन होता है। इस प्रकार समूचे ग्रंथ में विषय प्रकोप का गुणवृद्धि के आधार पर समान गुणाभ्यास से गुणों की वृद्धि, इसी का नाम प्रकोप है। और यही बात विमान स्थान के 6वें अध्याय में फिर एक बार आती है। देखिए श्लोक क्रमांक 11। तत्र अनुबंध कृतो विशेषः, इस श्लोक में स्वतंत्र दोषों का वर्णन किया है। तो उसमें वर्णन करते हैं यथोक्त समुत्थान, यानी अपने समान गुणों के सेवन से उनका समुत्थान होता है, उनको हित होते हैं और उनके विपरीत से शांत होता है। उस दोष को स्वतंत्र कुपित दोष कहते हैं। और जहां पर ऐसे नहीं है उसको परतंत्र कहते हैं, वो विशेष का नहीं है। तो स्वतंत्र दोषों का प्रकोप, ये संकल्पना यहां पर इस प्रकार की है, अपने समान गुणों के सेवन से जो कुपित होता है उसको स्वतंत्र कहते हैं, अनुबंध कहते हैं। और आगे के श्लोक में लिखते हैं इस प्रकार के दो दोषों का एकत्रित होना, कुपित दोषों का, स्वतंत्र कुपित दोषों का, यानी समान गुणों के, अपने समान गुणों के सेवन से जब दो दोष इकट्ठे होकर प्रकोपित होते हैं तो उसका नाम संसर्ग है, और 3 होते हैं तो सन्निपात है। यहां पर भी समान गुणाभ्यास, यथोक्त समुत्थान और यथोक्त यानी विपरीत से शमन, इसी बात को स्पष्ट करते हैं। अभिप्राय यह है कि पूरे समूचे ग्रंथ में दोष प्रकोप की कल्पना ये इस प्रकार विकसित हो गई है और इसी का प्रयोग उसी के ऊपर के श्लोक में संसर्ग सन्निपात में किया है कि देखिए शरीर दोषाणाम एकारिष्ट अनयानाम सन्निपातः संसर्गो वा समान गुणत्वात्। एक द्रव्य किसी ने सेवन किया, जैसे दूध है अथवा दही है, तो शरीर में जाने के बाद वो अपने अपने गुणों से अपने जिन दोषों के समान है उन 2 के या 3 के वो उन गुणों की वृद्धि करेगा। वही वहां पर भी समान गुणत्वात्, जो गुण समान है वो बढ़ेंगे, दूसरा अर्थ जो विपरीत है वो क्षीण होंगे। इस प्रकार संसर्ग सन्निपात में भी समान गुणों का अभ्यास अपेक्षित है। समान गुणाभ्यास से समान गुणों की वृद्धि होती है और इसी का नाम प्रकोप है। ये बात पूरे समूचे ग्रंथ में इस प्रकार स्पष्ट हो गई है। इसलिए प्रकोप संकल्पना समझने है तो चरक का अभ्यास तंत्रयुक्ति के साथ करना अनिवार्य है, तब जाकर ये बात अधिक स्पष्ट आप कर सकते हैं। यहां पर मैं रुकता हूं, कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। है हाउ उन्मार्ग नियमन कैन बी सेड इक्वली फॉर वृद्धि एज वेल एज क्षय। तो यहां गमन शब्द का अर्थ अपने प्राकृतावस्था से चलित होना, यही अर्थ है। जब दोष प्राकृतावस्था में है तो उसको सामान्य कहते हैं, प्राकृत कहते हैं। वो क्षीण हो गए तो उसको भी प्रकोप कहेंगे, क्योंकि प्राकृतावस्था से उसका परिवर्तन हुआ है, अवस्थांतरण हुआ है। और जब वृद्ध होते तो उसको भी प्रकोप कहते हैं, क्योंकि वो प्राकृतावस्था से चलित हुए हैं। यानी इसकी जो व्याख्या है, मूल व्याख्या भाजंत नागार्जुन की,
वो व्याख्या स्पष्ट है। अथवा चक्रपाणि जो कहता है क्षीणो व वृद्धो वा, ये दोनों गति है, ये उन्मार्ग गमन नहीं है। जब उन्मार्ग गमन का अर्थ अपना स्थान छोड़ के जाना, ऐसा नहीं है। उन्मार्ग गमन का अर्थ है प्राकृत अवस्था से अप्राकृत गुणों से चलित होकर क्षीण होना अथवा वृद्ध होना, ये उसका अभिप्राय है। गमन से अपना स्थान छोड़ना यह अर्थ नहीं है। तो यहां पर समाप्त करते हैं। इस प्रश्न में एक ही विषय था कि इक्वली फॉर बुद्धि एज वेल एज क्षय, उसको उन्मार्ग कैसे कहा जा सकता है, तो उसका उत्तर दिया है। और फिर भी कोई प्रश्न मन में शंका हो तो मुझे आप फोन करके पूछ सकते हो। समय का रात को 9 बजे के बाद आप कभी फोन कर सकते हो और इस पर अधिक संदर्भ, अधिक कुछ विचार रख सकता हूं। उसमें कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। जब चाहे तब आप पूछ सकते हो। यहां पर मैं समाप्त कर रहा हूं। अगली बार हम संचय का थोड़ा सा विस्तार से और फिर प्रसर का विस्तार से अध्ययन करेंगे।